साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आप सभी ने आज देख लिया और आपको मैंने कहा था कि मैं जल्द ही पार्ट 2 इसका लेके आऊंगा, तो आज आपकी सेवा में आपके लिए लेके हाजिर हैं। आजाद देश में हम गुलाम कैसे भाग दो। तो जिन साथियों ने पहले वाला भाग नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अगर फेसबुक ने उड़ा दिया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं उसको। इससे पहले आपसे थोड़ा सा गुजारिश, अगर आप लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो अपने जानकार हैं, आपके जो अपने मित्र प्यारे सज्जन हैं, उन सभी तक ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि अब यह स्थिति आ गई है हम सभी के पास कि हम लोगों को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। तो समय के ज्यादा न लेते हुए आप लोगों का आज जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ साथी कहने लगते हैं कि सर आपका लाइव बहुत लंबा हो जाता है, और कुछ आजकल आपको पता है कि लोगों के घर में आटा ना हो लेकिन मोबाइल में डाटा होना जरूरी हो गया है। तो इसी के तहत आज ये शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि जब पिछला लाइव आपने देखा था हमारा, तो उसमें मैंने 5 तरह से गुलामी का जिक्र किया था, जिसमें था मानसिक गुलामी, शैक्षणिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और सांस्कृतिक गुलामी। इन 5 विषयों पे मैंने चर्चा की थी। अब इसके आगे चूंकि टॉपिक बड़ा होगा और एक एक को समझाने के लिए काफी लंबा भी हो सकता है वक्तव्य, तो कोशिश करूंगा 60 में समझाने के लिए। और आज का जो हमने रखा है उसमें रखा है किसान को, मुख्य रूप से रखा है किसान को किस तरीके से गुलाम बनाया गया। माफ करें हमें किसान, हम बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं कि आज हमारे देश का किसान ऑलरेडी गुलाम बन भी चुका है, और जो बचे हैं अभी इस चीज से उनको बहुत जल्द तरीके से बनाया जा रहा है। तो किसानों की गुलामी कैसे हुई, उसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक गुलामी क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे धार्मिक गुलाम। आज ये सिर्फ 3 चीज लेंगे और इसी 3 के ऊपर आपका जितना हो सकेगा अपने अनुसार सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं देर न करते हुए। साथियों, हमारे देश में प्रकृति ने 6 ऋतु, 4 मौसम और बहुत सारी प्राकृतिक सुविधाएं दी हैं, जिसकी वजह से हम पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकते हैं। इतना तक हमारे ऊपर प्रकृति की नियायत ही कृपा रही है। लेकिन जब से धरती पे मानव का जन्म हुआ, तब से हम धीरे धीरे विकास के नाम पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वही चीज जो हम लोग विकास के नाम पे चल रहे हैं वही हमारे लिए गुलामी का सबब बनते जा रहा है। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं किसान से, क्योंकि किसान जो है अर्थ और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे देश में किसान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अगर हमारे देश में किसान सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं। इसीलिए किसानों को अन्नदाता की उपाधि दी गई। वह अलग बात है कि कुछ लोगों का अपना अलग मत है कि किसान अन्नदाता नहीं है, बिजनेस व्यापारी करते हैं, बेचते हैं, हम खरीदते हैं। लेकिन अगर इसके जड़ में आप जाएंगे तो आप सोच के देखिए, अगर किसान किसानी करना छोड़ देगा तो आप क्या खाओगे। और जो सरकारों ने या माल गोदामों में बिजनेसमैनों ने स्टोर करके रखा है वो कितने दिन खा लो, लेकिन किसान फिर भी भूखा नहीं मरेगा। हमारे देश में किसान सबसे दिलेर होते हैं। आप कभी भी कहीं भी चले जाइए, बेशक आपको वो किसान नहीं जानता हो, और उसके खेत में चले गए आप, उसकी जो फसल लगी हुई है, चाहे जो भी हो, गन्ना हो या कोई सब्जी हो या जो भी है, आजकल तो बहुत सारे फ्रूट आ रहे हैं जैसे खीरा, काकड़ी,
संतरा मौसमी अगर किसान के खेत में चले जाएं आप, और वह जरूर आपको खिलाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा कहना तो पड़ेगा ही, यार ये टेस्ट तो करा के दिखाओ या खिला के दे दो, तो देगा। इसलिए किसान को हमेशा अन्नदाता की उपाधि दी जाती है, क्योंकि किसान जो होता है वह कभी ये नहीं सोचता कि हमारे खेत से अगर एक गन्ना मैं इसको निकाल के दे दिया तो हमारा वजन कम हो जाएगा, हमारी फसल कम हो जाएगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी। ऐसा किसान कभी नहीं सोचता। तो चर्चा की शुरुआत ही किसान से करते हैं। दौर आया 1773 का। 1773 में एक वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक कह लें या साजिशकर्ता कर लें, हिलेरी रावले, हिलेरी रावले नामक व्यक्ति ने, हिलेरी रावले नामक जीव ने एक चीज का शोध किया, उसका नाम था यूरिया। और उस यूरिया से कहानी शुरू होती है किसानों की बर्बादी का। तो वो पहले अपने देश में इस्तेमाल करते रहे और धीरे 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 भारत की खेती को तबाह करना था, इसके तहत षड्यंत्र जारी था। और जब अंग्रेज यहां से जाने लगे, गोरे अंग्रेज यहां से जाने लग गए और काले अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरण कर दिया कि फ्रंट पे आप रहोगे, पीछे हम रहेंगे, और जैसे शासन चल रहा था वैसे शासन चलता रहेगा। इस बेस पे जब इन्होंने समझौता किया, तो इसको आजादी तो नहीं, हम समझौता ही कहेंगे, क्योंकि आज तक आजादी का एक भी प्रमाण पत्र किसी के पास उपलब्ध नहीं है कि हम आजाद हुए, उसका क्या सर्टिफिकेट है या क्या डॉक्यूमेंट्स है। आज तक सरकार ने इसको आम जन के लिए नहीं उपलब्ध कराया, या यूं के सार्वजनिक तौर पे नहीं उपलब्ध कराया। तो इनडायरेक्ट हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है, और इनडायरेक्ट ही किसानों के अपने बस में किया गया, जिसकी देन है कि आज हमारे देश का किसान 95% किसान कर्ज के दलदल में, और हर साल का डाटा आता है 1 से 1.5% किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए कोई राजनेता, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री इस जड़ में नहीं जाता है। जानते हैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनके बस में कुछ है ही नहीं। अगर उनके बस में है तो सिर्फ चाटुकारिता, जिस चाटुकारिता की वजह से वो किसानों के ऊपर रोज नए नए तरीके से जाल फेंकते हैं और उन किसानों को एक भावनात्मक तरीके से, कानूनी तरीके से और कुछ पैसे का लालच देकर के इस तरीके से उनको अपने गुलाम, अपना अधीन बनाना चाहते हैं। तो बात जब 1773 में यूरिया का प्रोग्राम हो गया और 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हो गया, तो जब वो जाने लग गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें शर्तों के साथ में उस समझौता पत्र पे नेहरू जी से सिग्नेचर करवाए, दस्तखत करवाए, हस्ताक्षर करवाए। उसमें ये भी सारी चीजें थी कि किसान किस तरीके से हमें इनको विकलांग बनाना है, और ध्यान रखें जब हम टूटते हैं उसका कारण होता है हमारी आपकी महत्वाकांक्षा, और उसी महत्वाकांक्षा के लिए धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा पता है, हम लोग तो चलो नए जनरेशन के हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। हमारे देश का किसान सदैव बहुत ही नेक दिल और साफ सुथरी बात करने वाला, उनके अंदर छल कपट या किसी तरह का वैमनस्य नहीं हुआ करता था। वो बेचारे सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते, शाम को आके रूखी सूखी जो मिलता खा के सो जाते। यही सिलसिला चलता रहा, और उनसे बदले में कर के तौर पे, क्योंकि राजसी जमाना था, कर के तौर पे उनसे अनाज लिया जाता था, और अपना हिस्सा रख करके जो सरकार का कर या मालगुजारी या बहुत सारे तरीके से थे तो वो दे दिया करते थे, और उसमें से कुछ अंश वो मंदिर के लिए, भंडारा या गुरुद्वारे के लिए, इस तरीके से भी वो निकालते थे। बहुत अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा था। लेकिन देश आजादी के बाद जो ये षड्यंत्रकारी थे, इन्होंने क्या किया कि अब उसका रीजन ये हुआ, सॉरी बीच में छूट गया, उसका रीजन ये होता था कि हमारे यहाँ हर किसान के घर में 5 बच्चे, 7 बच्चे
10 बच्चे 12 बच्चे तक हो जाते थे, पैदा होते थे। अब जब ये सारी चीजें देखा तो इन्होंने एक नारा लाया कि हम दो हमारे दो, यानी जनसंख्या कम करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया। उस नारे का नाम था हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। इस तरीके से दिया और इन्होंने बकायदा एक टोली बनाई। वो टोली घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के कि जी आप नसबंदी करा लीजिए, इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, आप इनका परवरिश कैसे करोगे, इनको खिलाओगे क्या, पहनाओगे क्या, पढ़ाओगे क्या, यानी दुनिया भर की नेगेटिविटी उनके दिमागों में भर देती थी। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि किसान धीरे 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 इस परिवार नियोजन स्कीम को उन्होंने स्वीकार किया। हद तो तब हो गई थी जब इन्होंने पुरुष नसबंदी का भी एक बार खेल खेला था। उसमें बहुत सारे मतलब नौजवान युवाओं को भी पकड़ करके ये टारगेट दे देते थे कि उस हॉस्पिटल में आप जाइए, हॉस्पिटल का जो मुख्य डॉक्टर होता था, जैसे आज सीएमओ वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से उसको भी टारगेट दे दिया जाता था कि आपको आज या इस महीने में, इस सप्ताह में इतने पुरुष नसबंदी करने हैं। तो किसान क्या होता था उस टाइम पे, मैंने तो खैर देखा नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि उस टाइम पे जब गाड़ी वगैरह गांव में आ जाती थी तो रुका पड़ जाता था, यानी शोर हो जाता था। तो कई कई लोग तो ऐसे होते थे कि सारी सारी रात वो बेचारे गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में या पेड़ों के ऊपर चढ़ करके भी रात गुजारा हुआ है। ऐसे भी दिन इस भारत में आए हमारे किसानों के लिए, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसान को मारना, ताकि इसकी जनरेशन खत्म हो और ये किसान धराशायी हो जाए, जो अब पता लगा। हमारे किसान भाई मजबूत दिल के, क्योंकि मेहनत करने वाले मेहनत कश होते हैं। अब हमारे आपके जैसे तो एसी में बैठ करके वो रहते नहीं, और जो बेचारे होता है कस्सी फावड़ा से अपना काम करते, तो वो उससे भी, उस स्ट्रगल से भी वो बच गए। और जिस तरीके से भी है, जैसे भी ये चलते रहा। इसी दरमियान इन्होंने क्या किया कि एक हरित क्रांति नामक बीमारी हमारे देश में 1970 में इन्होंने प्लांट किया। लेकिन अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अब जो 1773 में हिलेरी रावले ने यूरिया का ये कहें रिसर्च करके निकाला था, या उत्पाद किया, या आविष्कारक कह दे, या साइंटिस्ट कह दे, निकाला था, उसका इन्होंने पहला कारखाना तमिलनाडु में तूतीकोरन एक स्थान है, वहां पे इन्होंने यूरिया का एक पहला प्लांट लगाया। और 1961 से लेकर 1965 तक इन्होंने किसानों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग इसको खेत में डालिए, आपकी फसल अच्छी होगी, पैदावार दोगुनी होगी। इस तरीके से मतलब किसान को करते रहे, आपकी इनकम बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट इन्होंने नहीं बताया कि आपकी धरती जबंजर हो जाएगी, आप केमिकल खाने लग जाओगे, आप आयु छीड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं बताया। और उन किसान बेचारों को जो थे उनको धीरे धीरे अपने अंडर में करते करते क्या किया इन्होंने, 1970 यानी 65 तक इन्होंने यूरिया का पूरी तरह से मार्केटिंग करके हर एक घर में यूरिया को पहुंचा दिया। यूरिया को पहुंचाने के बाद इन्होंने क्या किया, 1970 में जो ये हरित क्रांति लेके आए, यहां से हमारे देश की बर्बादी का, किसानों की बर्बादी का पहली जड़ इन्होंने पकड़ी। और उस जड़ पे पानी डालने की बजाय ये गुलाम लोगों ने तेजाब डाल दिया। 1970 में जो ये हरित क्रांति लेके आए, उसी बीच में इन्होंने क्या किया कि हमारे जो अपने बीज हुआ करते थे, किसान क्या करता था, जब फसल उसकी होती थी तो वो फसल की अच्छे से छटाई करता था। छटाई आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, यानी झालना लगा करके उसको अच्छे से छान लेता था। जो मोटे मोटे बड़े बड़े दाने होते थे उसको अपने बीज के लिए स्टोर करता था कि अगले साल हम इसको बीजेंगे। और इन्होंने क्या किया, उस हरित क्रांति और ये डाई यूरिया के चक्कर में क्या कर दिया कि उस बीज को दोबारा बोने के लिए इन्होंने, नहीं आज ये बीज आप बोइए, इस बीज को आप बोएंगे कि अगर आपके 1 एकड़ में 10 मन हो रहा है, 10 मन यानी एक पैमाना उन्होंने बताया, या यूं सिंपल भाषा में कहते हैं आपको कि अगर आपके 1 एकड़ में 2 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है तो इस बीज को बोने से आपके खेत में 3 से 4 कुंटल होगा, यानी आपकी पैदावार जो है 1.5 से 2 गुना बढ़ जाए। गरीब किसानों को क्या चाहिए था, उन्होंने भविष्य को नहीं देखा कि हमारे साथ छलावा हो रहा है। गरीब किसानों ने क्या किया, ठीक है जी, उसको अपनाना शुरू किया। लेकिन उस बीज की खासियत ये थी, आज भी है, कि अगर आप कोई बीज लेके आते हैं और 1 साल बीज दें उसको, दूसरे साल बीजेंगे तो उसकी पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जहां तक मैंने सुना, तीसरी साल वो अंकुरित ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, किसानों ने अपना बीज संरक्षण भूल गए
और उनको ये है कि मार्केट से नया बीज आएगा वो हम ले लेंगे। अब पहला तरह से अगर देखें हम, नंबर 1 की गुलामी हो गई बीज गुलामी किसानों की। आज अगर कंपनियां इनको बीज न दे तो किसान के पास कोई फसल का बीज नहीं बचा है कि वो अपना बीज डाल करके अपनी फसल ले। क्यों? क्योंकि यह प्रथा इन्होंने समाप्त करवा दी और किसान जो है वो बेचारे किस तरीके से बीज संरक्षण करना है वो चीज भूल गए। भूलने का कारण ये है कि बुजुर्गों ने उनको आगे बताया नहीं, और आजकल जो नई जनरेशन है मॉडर्न टाइप के, उनको ये है कि पैसे फेंको और तमाशा देखो, इस विषय पे वो चलते हैं। अब पहली गुलामी तो आपकी हो गई बीज की, अब दूसरी गुलामी पे आइए आप खाद की। आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पे सुर्खियों में आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, या यूं कहें कि लगातार चुनावी एजेंडा बना हुआ है, डीएपी की किल्लत हो रही है, डीएपी की कालाबाजारी हो। जरा आप गौर कीजिए 1960 के पहले, जी हां बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 1960 के पहले हमारे बुजुर्ग पशुधन रखते थे, इसीलिए उनको पशु जो रखते थे उसका नाम देते थे पशुधन। और उस पशुधन का ये था कि उसका दूध तो खाते ही खाते थे, दूध दही मक्खन मलाई जो भी आता है उससे दूध का उत्पाद आपको पता है खाते थे। और उसका गोबर और मूत्र वगैरह जो होता था वो कंपोस्ट में डाला जाता था, और वहां से वो गोबर की खाद को जब खेत में डालते थे तो उससे एक तो मिट्टी का तत्व बढ़ता था, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती थी और पैदावार अच्छी हो जाती थी। जो होती थी पैदावार वो केमिकल युक्त नहीं होती थी, वो नेचुरल युक्त होती थी। आज लोग नेचुरल चीजें ढूंढते हैं, मुझे जो है बिना खाद स्प्रे वाला चाहिए, मुझे खाद स्प्रे। क्यों भाई, अभी 100 साल भी नहीं हुआ इसी में ही आप डगमग हो गए। आपको तो अच्छी फसल चाहिए थी, इनकम डबल चाहिए थी, तो आज हर आदमी ऑर्गेनिक की तरफ भागने लग गया। आप विडंबना देखिए कि हर किसान चाहता है कि मेरे घर में ऑर्गेनिक चीज खाया जाए, लेकिन उसका उत्पाद करना किसी को पता नहीं है, और या अगर वो करता है तो उसका उतने संतुष्टि नहीं होती है। तो खाद का भी गुलाम हो गया किसान। अब तीसरी गुलामी आपको बताता हूं जो भयंकर वाली, वो है किसान क्रेडिट कार्ड या किसानों का कर्ज। आप जितना आपके मार्केट में रुपए चल रहे हैं चलन में, जो आपके जेब में है, आपको सच्चाई जान के हैरानी होगी कि उस सारी रुपए का जो लेन देन भारत में चल रहा है, इसका सिर्फ 10% ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। बाकी 90% रुपए जो हैं बैंक हवा में छापता है, और दावा से कह रहा हूं मैं, प्रमाण के साथ दूंगा। बदले में क्या होता है, आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड या किसान बहुत सारी योजनाओं के तहत आपको ऋण दिया जाता है, और आप अपनी असली जमीन, असली प्रॉपर्टी ले जाकर के बैंक में गिरवी रख देते हो, बंधक बना देते हो, मॉर्गेज कर देते हो, और बदले में आपको डिजिट मिल जाता है, हवाई रुपए, जिसका आप इस्तेमाल करते हो। और इस्तेमाल करते हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी फसल नहीं हुई, आप उस कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, तब क्या आपके पास रास्ता आता है, या तो आपकी जमीन जाए, बेचिए, बैंक का लोन उतारिए, और या फिर सुसाइड कीजिए। बैंकिंग व्यवस्था अगर हमारे देश की सही हो जाए तो हमारे देश में गरीबी खत्म हो जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो हमारे देश की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार में बहुत बड़ा अंतर है, इसको भी मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूं। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नकेल कसने वाला कौन है? बैंकिंग व्यवस्था। क्योंकि भारत सरकार के पास पैसे तो है नहीं, वो तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज 16 पैसे आपके रुपए की वैल्यूएशन बची हुई, और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपने बैंकों से लिए हुए लाखों रुपए का कर्ज आप उतार दोगे, तो ये आप सिर्फ हवाई सपने देख रहे हो, या यूं कहें शेख चिल्ली के सपने देख रहे हो। जब आपकी फसल नहीं होती है, त्राहिमाम त्राहिमाम मचती है, तो सरकार धीरे से ये एजेंडा निकाल देती है, किसानों का लोन माफ हो। आप उसी में खुश, लोन माफ हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या लगाती है, उस कंडीशन को कभी आप पढ़ते नहीं। मान लीजिए अगर आपने 2 लाख रुपए लोन लिया है और आपका अकाउंट एनपीए हो गया और आप भर नहीं पा रहे हो उसको, बैंक आपके ऊपर, किसानों की एक छूट ये है कि उनका जो लोन होता है केसीसी का, वो सिविल पिटीशन लगती है कोर्ट में, कुर्की
की तक जाते जाते उनकी बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ जाती हैं बैंकों के, मतलब इसमें 10-12 साल 15 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए बैंक कंप्रोमाइज करने की नीयत से बार बार उन किसानों को कहता है कि आप आइए हमारे टेबल पे बैठिए, इसको सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन किसान की विडंबना ये होती है कि उसके पास पैसे बचते नहीं बेचारे के पास, क्योंकि अगर उसके पास पैसे हों तो वो अपना खाता नया पुराना करके चलता रहे। सरकार भी उसको एक बबल गम देती है कि आपको इतना ब्याज है, इतने ब्याज सरकार देगी, इतना ब्याज ये देगी, आपको तो ये मिल रहा है, और किसान उसी लालच में फंस जाता है। तो और देश का डाटा कहता है कि लगभग 1.5 से 2% के आसपास हमारे किसान सुसाइड कर जाते हैं। सरकार बिल्कुल किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ध्यान देती कौन है? बैंकिंग व्यवस्था देती है। बैंकिंग व्यवस्था क्यों देती है? क्योंकि उनको आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। इन के प्रकार बैंक को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। जब भी आप बैंक से एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को आप पढ़िए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि उस बैंक ने क्या क्या शर्तें आपको रखी है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग गर्ज के अंधे इतने होते हैं, कुछ टाइम पे चाहे एक सारे हस्ताक्षर हो चाहे 170 हो, अमूमन बैंक जितने हस्ताक्षर करवाते हैं उतने हस्ताक्षर और कहीं नहीं होता है। लगभग मेरा जो तजुर्बा है, बैंक 40 से मिनिमम 40 से और मैक्सिमम 175 सिग्नेचर करवाती है। अलग अलग तरह के जो लोन होते हैं, अलग अलग तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से उनके हस्ताक्षर की प्रक्रियाएं होती हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बैंक आपके साथ गलत कर रहा है, मैं सरकार की नीतियों की विवेचना कर रहा हूं कि सरकार की नीति किस हद तक, और विडंबना देखिए कि किसान उसमें बेचारा उलझते चला जा रहा है। तो आप बैंकिंग व्यवस्था की तरह से, यानी अर्थ के साथ साथ आपने अपनी जमीन भी खो दी और जिंदगी भी खो दी, और आप गुलाम भी बन गए। अगर आज कोई ये कहे कि मैं 50 एकड़ का जिम्मे को काश्तकार हूं, तो उस 50 एकड़ वाले के ऊपर अगर आप पता करेंगे तो कम से कम 50 लाख का बैंक का क्रेडिट मिलेगा। और सरकार माफ करती है तो क्या करती है? 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ कर दिया। अभी तक लगभग यही हुआ है। और बैंकों का ब्याज आपके ऊपर बढ़ते 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 बढ़ते, मान लीजिए आज आपका 25 लाख रुपए एकड़ का है तो बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए देती है, और वो लाख रुपए भी आपसे नहीं उतर सकता। लगभग 70% किसान ऐसे होते हैं जिनके कर्ज नहीं उतरते, वो बेचारे उसी में परेशान रहते हैं। फिर क्या करते हैं? वो मल्टीपल में फंस जाते हैं, मल्टीपल लोन। मान लीजिए आपने किसी बैंक से जाकर के लोन ले लिया लाख रुपए किले का, अब आपसे नहीं उतर रहा है तो आप हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं कि कोई दूसरा बैंक पकड़ लो कि इसका पैसा उतार दे और हमें कुछ ज्यादा मिल जाए। यह भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसके तहत आपको तीसरी तरह से गुलाम बना दिया। अब आते हैं आपको चौथी। आपने जो हमारे किसान हैं, पहले क्या होता था कि जहां जिस किले में उनका जी में आया, जहां उनको लगा कि यहां मीठा पानी मिल जाएगा, वहां धड़ल्ले से ट्यूबवेल लगा लेते थे, यानी पानी। आज की स्थिति यह है कि आपको ट्यूबवेल लगाने के लिए जमीन आपकी, पैसे आपके, सारी चीज आप उपलब्ध करा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको बिजली का कनेक्शन लेना है। आपको उस बिजली के कनेक्शन के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, और लास्ट में अब तो जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर एक बना दिया है, संस्था कहेंगे उसको, संगठन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर। इनसे भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो बाकायदा लिख के देगा कि इतने एमएम का पानी आप ले सकते हो, यानी आप कुदरत की दी हुई पानी का भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। सरकार आपको कह रही है आप रेन वाटर को स्टोर करिए, ये करिए, वो करिए, पैसे भी दे रही है, आपको योजनाबद्ध तरीके से बना रही है ना आपको गुलाम। और कुछ किसान बेचारे क्या करते हैं, एक एक किले में उन्होंने तालाब जैसा बना लिया है, डिब्बी वाटर स्टोर करने के लिए, पानी नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? यानी 1 एकड़ की जो फसल आपकी पैदावार थी वो भी खत्म हो गई। अब इसके बाद जो ये मोदी आया, मोदी आपके लिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई भी सज्जन मोदी जी का ये एक काम हमें बता दे जो उसने देश हित के लिए काम किया। आप अगर आकलन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई मोदी जी ने एक भी काम देश के लिए नहीं किया। मोदी जी ने जितने भी काम किए उन यहूदी और ईसाई मशीनरियों के लिए काम किया, जिसकी आड़ में बैकडोर से किंग स्टार तृतीय, जॉर्ज सोरेस और सर दामनी काइस्ट के इशारों पे काम करते, आपके लिए नहीं करते। तो किसान तो पूर्ण रूपेण से उसको गुलाम बनाया जा चुका है, सिर्फ समझने की देर। अभी आप दौर याद कीजिए 2019 का, जब ये 3 कानून आए थे, और आपने देखा होगा कि अब तक किसानों की मांग चलती आ रही है, अभी भी धरना प्रदर्शन मतलब लगातार ये चल रहा है, और एक फैसला वो नहीं कर सकता कि हम किसानों को इतने रुपए एमएसपी देंगे।
तो आप सोच लो कि क्या आपके लिए काम करेगा। 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए, और उनको ये क्या सरकार उनको आज तक शहीदी का दर्जा नहीं दे सकती? चलिए शहीदी का ना दो, हम नहीं कहते कि आप उनको शहीदी का दर्जा दो, उनको वीरगति का तो दर्जा दे सकते हो। न किसी एक किसान के मृतक को मुआवजा मिला। और अभी कोई दंगा फसाद हो जाए, अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं यूपी में एक झंडा को लेकर के विवाद हुआ, और कोई अजय मिश्रा ऐसा कुछ नाम था, उसको लोगों ने मार दिया, तो वहां पे मुआवजा भी मिल गया और घर बुलडोजर से गिराने तक का मामला आ गया। लेकिन क्या किसान हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उनका इतना भी अधिकार नहीं है? लेकिन नहीं, किसानों की तरफ ध्यान देने के लिए किसी सरकार के पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको आपकी जमीन चाहिए, और जमीन आपका लेने के लिए एक ही उनके पास ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र ये है, बैंकों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांट दिया जाए अलग अलग योजनाओं के तरीके से, यानी योजनाबद्ध तरीके से अर्थ के दलदल में फंसा करके आपको गुलाम बनाना। आज कोई किसान ऐसा नहीं आपको मिलेगा। जब अभी फसल बीजने के टाइम आ गई, अब इस समय पे क्या है, किसान को डीएपी की आवश्यकता है, यूरिया की आवश्यकता है, पोटास की आवश्यकता है, लेकिन आपको उपलब्ध नहीं होगा। अरे भाई, किसान को तो दो ही टाइम पे होता है, जब दो फसल लेता है वो तो फसल बीजने के टाइम पे ही तो उसको चाहिए होता है ये सारी चीजें। सरकार अगर आपकी इतनी हितैषी होती तो बाकी के, अगर कहीं कहीं 4 फसल होती है, 4 महीने निकाल देते हैं कि 4 महीने किसान को चाहिए बीजने के टाइम पे, बाद में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, वो चल जाता है। बाकी के 8 महीने में आप इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं लेते हो कि उसको बना करके आप स्टोर कर लो, ताकि हमारे देश के किसान को समय पे खाद पानी बीज उपलब्ध हो जाए? आपको ये सरकार नहीं करेगी। सरकार जानबूझ के ये चीजें करती है। कभी आपने सुना कि किसी शराब के ठेके पे आप जाइए, वहां आपको कभी ये बोर्ड नहीं लिखा मिलेगा कि आज हमारे पास फला ब्रांड की शराब नहीं है? क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन आप खाद बीज स्प्रे के स्टोर पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको 70% जो चीजें आप मांगोगे, कहेंगे नहीं अभी है, नहीं जी आएगा। तो बेचने वाले का कसूर थोड़ी है, सरकार का कसूर है, उसकी सप्लाई नहीं। क्या करेगा किसान? क्या पैदा कर देगा? जब आपके पास अपना कुछ रहा ही नहीं, तो सीधी सी बात है, गुलामी का मतलब ही होता है अधीन। आप हर तरह से अधीन हो गए और आप गुलाम बन गए। फसल हो गई आपके पास, आज किसानों के पास इतना वो नहीं रह गया कि वो बेचारे अपनी फसल को स्टोर कर लें और जब सीजन आएगा तब देंगे, 2 पैसे फालतू मिल जाए। किसानों की फसल घर तक तो जाती ही नहीं, खेत से ही सीधी मंडी चली जाती है, उनकी मजबूरी। क्यों? क्योंकि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि किसान स्टोर भी नहीं कर सकता। इसलिए से हमारे किसानों को पहले नंबर पे इन्होंने गुलाम बनाने का जो योजना बनाई, इसमें लगभग 70% धरातल पे काम हो चुका है। अब आते हैं धार्मिक गुलाम। धार्मिक गुलामी को ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में बताता हूं आपको। हमारे देश में 4 वर्ण विभाजित हुए थे और सबका 100% आरक्षण था। ये चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसके बाद राष्ट्र के जो सबसे बड़े दलाल थे, उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। उन दलालों ने इस तरीके से बंटवारा किया कि हमारे देश में 1947 से लेकर अब तक 2 ही कौम लोगों की आंखों में खटकता है, हिंदू और मुस्लिम, सिर्फ 2। और किसी का कोई जाति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन जब चुनाव आता है तब दुनिया भर की जाति आ जाती है। आज हमारा देश, हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के, इतने तो दिमाग रखते हैं कि उनको पता है हमारी कास्ट क्या है। और मैंने तो अब ये नहीं देखा कि भाई तुम अछूत हो, तुम हमारे पास ना आओ, तुम ये जाति के हो, हमारे पास ना हो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। हाँ, किसी टाइम पे दास्ता वाली टाइम थी, उस टाइम पे था,
लेकिन वो था तो उनका भी एक मर्यादित समय था। लेकिन आज हमें टुकड़ों में बांटा गया और वो बांटने वाले काम जो है नेताओं ने आरक्षण और सरकारी तरह से योजनाओं के लाभ देने के नाम पर बांट दिया। और इसका ये साइड इफेक्ट अब बताता हूं। हम बट गए। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों को टारगेट किया जाने लग गया। ये टारगेट क्यों किए गए? मैंने अभी आपको बताया कि लोगों की आंखों में सिर्फ दो जाति इनको खटक रही थी, हिंदू और मुस्लिम। हालांकि हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, मुसलमान भाइयों में भी कई जातियां होती हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां होती हैं, लेकिन इन्होंने जो बंटवारा किया हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, इसके पीछे के एजेंडे को आप समझिए। आप लोगों ने वेटिकन सिटी के नाम सुना होगा। वहां बैठते हैं पूरे विश्व पे राज करने वाले पॉप, और उनका ऐसा मानना है कि हमारे जो लोग हैं वही देश पे, पूरे संपूर्ण विश्व पे शासन कर सकते हैं और किसी का अधिकार है। अब इन्होंने क्या किया, अब आपको जानकारी के लिए बताएं कि जो ये ईसाई होते हैं ये भी चार भागों में, जैसे आपने सुना होगा पैट्रिक, कैथलिक, तो ये इनकी कैटेगरियां हैं। और अब हमारे देश में एक नया कास्ट बनी, उसको कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब होता है कन्वर्टेड, जो हिंदू धर्म को छोड़ के कहीं न कहीं ईसाई मशीनरियों के साथ मिलते हैं और चले जाते हैं। तो वो उधर तो ईसाई हो गए, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उनका धर्म हिंदू ही लिखा जाता है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ लेना है। वो है क्रिप्टो क्रिश्चियन। आप देखेंगे आपके गली मोहल्ले में आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है चंगई सभा। चंगई सभा क्या है? ये कुछ है नहीं, वहां कोई चमत्कार नहीं होता। हिप्नोटाइज नामक एक चीज है, वो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और वही होता है वहां। आज अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई मौलवी आया है हिंदुओं का धर्मांतरण करके मुसलमान बना रहा है, आप तुरंत एक्शन में आओगे। और एक्शन में आओगे, आप पहुंचोगे कहां? पुलिस के पास पहुंचोगे, डीएम के पास पहुंचोगे, उस पर फटाफट कार्रवाई हो जाए। और वहीं अगर कोई हिंदू संत मुसलमान को अपना हिंदू बनाने के लिए घर वापसी का प्रोग्राम कर दे, तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी प्रशासन से। लेकिन ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और अगर आपको यकीन न आए तो आप आपके आसपास में जहां भी ये उनकी जनसभा हो, एक एप्लीकेशन आप लगा दीजिए। भाई साहब, अगर शाम तक भी पुलिस आपके वहां पे आ जाए तो आप कहना कि यहाँ पे तो मिश्रा जी आ गई थी पुलिस, कार्रवाई हो गई। और अगर आपका पहचान कोई नेता और मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए से होगी, पुलिस प्रशासन को फोन करवा दोगे तो वहां पे एक दो लेके आएंगे और पुलिस वाले आके एक दो आदमी को लेके जाएंगे, थोड़ी देर बैठा करके छोड़ देंगे। हमने ये प्रैक्टिकल कर लिया, तब मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका देश वहीं से चल रहा है जहां आपकी सोच पहुंचती ही नहीं। तो इस तरीके से आपको धार्मिक गुलामी का भी सिस्टम है। अब इसमें कट्टरवाद और जातिवाद भी आता है, धार्मिक गुलामी में ही आता है। हम कौन है? हम ब्राह्मण हैं। हम कौन है? हम राजपूत हैं। हम कौन है? हम गुज्जर हैं। यानी हम बटे हुए ही हैं। अब जैसे योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो भाई बांटा किसने? आपने ही तो बांटा हमें, हम तो नहीं बटे थे। भाई जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो बाई बर्थ हिंदू होता है, किसी भी धर्म में हो। धर्म में वो बाद में तब्दील होता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो बाई बर्थ वो हिंदू होता है। और उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग रीति रिवाजों, अलग अलग संस्कारों के हिसाब से। अब मोदी योगी के जैसे 32 संस्कार तो हमारे हुए नहीं है भाई। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी बड़े राजनेता आपको मिलेंगे, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, ये तब तक उस सीट पे नहीं पहुंचे जब तक इनका 32वां संस्कार नहीं हो जाता। और 32वां संस्कार के विषय में भी हमने आप लोगों को बता रखा है, आप चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि उनको काम ही वही करना है। और आज जो इन्होंने बांटा है
अब वोट लेने की बारी आ गई, इनको तो हिंदू दिख रहा है और मुसलमान दिख रहा है, बटोगे तो कटोगे दिख रहा है। यानी धार्मिक आजादी जो थी वो हमारी खो गई, उसको इन्होंने चुरा लिया, उसका इन्होंने अपहरण कर लिया और उसके तहत हमें गुलाम बना लिया। आने वाले 5-4 सालों में आप मंदिर में जाने के लिए तरसोगे। जिस तरीके से मंदिरों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से संस्कृत का विनाश किया जा रहा है आधुनिकता के नाम पे, उस तरीके से आप यही भाजपा कांग्रेस करते रह जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और आने वाले समय में आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा कि भगवान कौन से हिसाब के थे हमारे। ये होगा, ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे आज के 20 साल पहले कोई अगर कह देता ना आपको कि आपके सामने एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसके शीशे के ऊपर उंगली मारोगे तो सारा काम हो जाएगा, तो यकीन नहीं हो रहा था और आज हर जेब में है। ये ठीक ऐसे ही होगा और बहुत जल्द ये चीज आएगी। यानी आपके पास आपका धर्म भी नहीं बचा है, आप धार्मिक रूप से गुलाम हो चुके। अब आपको बताते हैं राजनीतिक गुलाम। आपने देखा होगा जब इलेक्शन आता है तो हमारे देश में महापुरुषों की बाढ़ आती है। हर गली मोहल्ले में, हर चौक चौराहों पे जहां भी देखोगे वहां कौन है, ये फला, ये कौन है, ये फला महापुरुष है। आज अगर आप अभी हमारे देश के मोदी साहब अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में थे, ये इलेक्शन था, वहां पे प्रचार कर रहे थे, तब इनको बहुत महापुरुष याद आए थे और अकेले महाराष्ट्र में इन्होंने 12 महापुरुषों का नाम लिया। आप उनके भाषण निकाल करके गिन लेना, काउंटिंग कर लेना। यानी जब इलेक्शन आता है उस 5 साल में इनको महापुरुष देखना शुरू हो जाता है। हमारे देश की शिक्षा कोई मतलब नहीं, आर्थिक स्थिति कोई मतलब नहीं, युवाओं को रोजगार कोई मतलब नहीं, स्कूल विद्यालय कोई मतलब नहीं, दवा के लिए हॉस्पिटल कोई मतलब नहीं। किस चीज का मतलब है? महापुरुषों का। यानी वो महापुरुष जी को अगर इन्होंने याद कर लिया तो हम उस महापुरुष के जैसे बन गए। भाई अगर उस महापुरुष का नाम लेने से हमारे देश की युवा बेरोजगारी खत्म हो जाए और हम अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए समृद्ध हो जाएं, तो मैं कहता हूं भाई हमारे देश का हर युवा एक माला बना करके अपने गले में रखेगा और सुबह सो के उठते ही उस महापुरुषों का नाम लेना शुरू कर देगा कि भाई फला महापुरुष जी, फला महापुरुष जी, फला महापुरुष जी। जैसे पहले लोगों के गले में कंठियां हुआ करती थी, उसको लेकर के वो जप करते थे राम नाम का, ऐसे ही महापुरुषों की कंठी बना लेंगे युवा। लेकिन आज का क्या रहे हुआ, महापुरुषों के नाम पे ब्रेन वॉश करके युवाओं को उनके मतों से, उनकी आजादी से और तो उनकी भावनाओं से भी आप खेल रहे हो। और हम आप आपस में लड़ते रहते हैं कि जी हम तो ये पार्टी वाले, हम तो ये पार्टी वाले हैं। और वही इलेक्शन होने के बाद कोई राजनेता नहीं आता है किसी कार्यकर्ता के पास कि तू हमारा कार्यकर्ता था, बहुत बड़ा त्याग किया है। जमीन से लगे हुए कार्यकर्ताओं को कोई पार्टी नहीं पूछती। वो बेचारे आपस में दुश्मनी करके इलेक्शन में इस राजनीतिक गुलामी का इतना भयंकर हाल है कि कत्ल तक हो जाते, पुश्तैनी दुश्मनी तक हो जाती है। क्यों? सॉरी, क्योंकि हम उनके राजनीतिक एजेंडे के गुलाम हो चुके और गुलाम बने हुए। हमें हमारे पास कोई ऐसा सीमित दायरा सरकार ने नहीं छोड़ा कि जिसके तहत आप आजादी की सांसें ले सके। आपको आने वाले 2 साल, आज का डेट आप नोट कर लेना, 2 साल आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक के पैसे देने पड़ेंगे। उसका कारण यह है कि जंगल कटाए जा रहे हैं। जंगल जो कट रहे हैं, ऑक्सीजन कहां से आएगा? हॉस्पिटलों से आप देखेंगे, आप आज अपने मार्केट में जाना और पता करना, जो आपके सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं सरकार के, उन अस्पतालों में जाके आप पता करना कि भाई साहब यहां पे ऑक्सीजन के कितने सिलेंडर के स्टोर है, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि बीमारी प्लांटेड की जा रही है और इलेक्शन के बाद आपको दिख जाएगा। और इतना ही नहीं, अब राजनीतिक गुलामी का और आपको जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं।
अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले केजरीवाल जी जेल में थे, उनका बकायदा बेल होती है और मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो मुख्यमंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री पद लेने से पहले विदेश जाके आता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है। इसके पीछे का आपने कारण कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो 32वां संस्कार उसका नहीं हुआ था तब तक। वहां जाकर उसका 32वां संस्कार हो गया और यहां आकर के सीएम बन गई। अब मैडम बरकत कोई है नहीं। और अब विडंबना देखिए, जो केजरीवाल, और आपको बता दो पैट्रिक चर्च का, जो पैट्रिक चर्च होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, पैट्रिक संप्रदाय, उसका मुख्य, इंडिया का मुख्य केजरीवाल जी को बनाया गया। इसलिए केजरीवाल जी चल रहे हैं। कहां गए वो अन्ना हजारे, कहां गए बाबा रामदेव जो सलवार पहन के निकले थे? बाबा रामदेव उसके बाद से बोलना ही भूल गए। काला धन के लिए बड़े आंदोलन कर रहे थे, अन्ना हजारे कहां चले गए सारे? क्यों? जिंदगी सबको प्यारी है। और यही केजरीवाल ने सीएम बनने से पहले चिल्लाया था कि अंग्रेजों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, अंग्रेजों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, अंग्रेजों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। आज वही केजरीवाल चुप होकर के बैठा हुआ है, अनुदान और देता है। वो है कोरोनेशन पार्क। दिल्ली के अंदर अरबों रुपए की संपत्ति के ऊपर उन अंग्रेज गद्दारों का कब्जा करा के एक पार्क बनाया गया है, जहां पे ब्रिटेन के राजा साहब का शपथ ग्रहण हुआ था। आप बताइए वहां पे क्या जरूरत है? क्या हमारे धरोहर संस्कृति से ज्यादा बड़ा था राजा का शपथ वहां पे? जहां पे आपका पहली बार गाया गया था जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, वहां पे बनाया जा रहा है कोरोनेशन पार्क। और उस कोरोनेशन पार्क में आप जाकर के देखना, आदम कस मूर्तियां लगी हुई हैं सारे गद्दार अंग्रेजों की। और बकायदा मोदी जी पैसे देते हैं। अरे भाई, अगर हिंदुत्ववादी और देश बचाने वाले हो मोदी जी, तो उसको तोड़वा दो ना, पार्क को बना दो, वहां पे सनातन का पार्क बना दो। चलो किसी का भी ना बनाओ आप, न हिंदू का बनाओ न मुस्लिम का बनाओ, आप वहां पे एक बढ़िया सा एम्स हॉस्पिटल बनवा दो जिसमें हर जाति संप्रदाय के लोग आए। कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवा दो वहां पे। आप वही दिल्ली में बैठे हो ना, आप हिंदुत्ववादी हो, हिंदू हृदय सम्राट हो आप। बाल ठाकरे के बाद कोई अवतरित हुआ, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अवतरित हुए हैं, और उधर योगी जी अवतरित हो गए हैं। तो बना दो ना आप। केजरीवाल जी तो पहले चिल्ला ही रहे थे, किसने आपको रोका? लेकिन विडंबना देखिए, वहां पे अगर आप 4 आदमी चले जाओ, थोड़ा सा हो हल्ला कर दो, तो 100 पुलिस वाले आकर के आपको इतने पिछवाड़े के मारेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे सुबह से शाम तक। और इतना ही नहीं, वहां पे गोदाम भरा पड़ा हुआ है प्लाटर ऑफ पेरिस का। अगर कोई वहां पे कई बार आवेश में लोग कर जाते हैं, मूर्ति के थोड़ा टूट टाट जाता है ना, तो उसको तुरंत मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर, मेंटेन बिल्कुल। और यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का गुंबद गिरा तो 3 महीने लग गए। ये है हमारे हिंदू हृदय सम्राट। आप खुद ही सोचिए कि आप किस हद तक गुलाम हो गए, किस हद तक आप और गुलामी हो झेल पाएंगे। अब इन्होंने एक और सिस्टम निकाल दिया, और हालांकि वो टॉपिक नहीं है, उस पर मैं कल परसों में जैसे टाइम मिलेगा तो उस पर आप लोगों को जरूर मैं वो करूंगा। आप लोगों से एक अपील है कि आजकल स्कूल से, चाहे आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वहां से आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है अपार आईडी के नाम पे। ध्यान रखना, अपार आईडी के नाम पे आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस पर माता पिता के हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। यह काम आप बिल्कुल मत करना। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपका अपना रहे और आपके बच्चे के ऊपर आपका अधिकार बना रहे, तो आप उस आर आईडी वाले फॉर्म पे बिल्कुल भी सिग्नेचर मत करना। सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार इस चाल के तहत लोगों को फंसा रही है कि आपके बच्चे के शिक्षा दीक्षा ये आगे ये आईडी काम आएगा, वो आईडी काम आएगा, ये सारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस अपार आईडी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है आपके बच्चे को हैक करना, और उन बच्चों के ब्रेन के ऊपर बकायदा सर्च होगा, और वो सर्च ये होगा, ये अभी आपको नहीं पता है, ये आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में ये संभव हो सकता है, इट कैन बी हैपेंस, कि आपके बच्चों के ब्रेन को हैक करके उस ब्रेन के ऊपर ये अपना रिसर्च करेंगे। बच्चा मरे, आपका मरे, आप क्लेम भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अभी 1 हफ्ता पहले या 10 दिन हो रहा
होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन लगी, उसमें एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि हमारे ब्रेन को किसी ने हैक कर लिया है और वो जैसा ही दिशा निर्देश देता है वैसा ही मेरा दिमाग काम करता है। ये पिटीशन हालांकि सुनने के बाद जस्टिस महोदय एक बार उनका दिमाग चकरा तो गया, लेकिन उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया क्योंकि इनको ऊपरी अदालत वहां से इनको कुछ इस तरह का सिग्नल नहीं मिला और उसका प्रमाण मिला 2 दिन बाद ही उसका प्रमाण मिला कि इन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि एक उड़न तस्करी एयरपोर्ट के आसपास देखी गई, उसके पीछे इन्होंने 2 राफेल लगा दिए, जबकि यह सब एक प्लांटेड है। आपके दिमागों को स्कैन किया जा रहा है और आप बहुत अच्छे तरीके से इनके गुलाम बनने के लिए तैयार हो। कम से कम आपने जितना झेल लिया उतना तो झेल लिया, आपके बच्चों को सेफ रखें, यह मेरी आप सभी से अपील है। और आप इतना जरूर ध्यान रखें कि एक ग्रह का दूसरे ग्रह पे कोई भी जीव नहीं रह सकता, चाहे वो एलियन के नाम पे ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो जो है आपको कहे कि नहीं मंगल ग्रह से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, वहां सब मिथ्या बातें हैं। जो चीजें हैं वो आपके शास्त्रों में लिखी पड़ी हैं। आजकल तो हर आदमी पढ़ा लिखा है, आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं। हमने आपको एक ये अपना अनुमानित आकलन बताया, हालांकि इसका मेरे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है कि आपके ब्रेन को ये इस तरीके से हैक करेंगे आपके बच्चों के ऊपर, लेकिन इतना मेरे पास जरूर प्रमाणिकता है कि इस अपार कार्ड का जो ये बना रहे हैं आपके बच्चों का, उसका कितना साइड इफेक्ट है, इसका पीडीएफ हमने कई बार ग्रुपों में डाला हुआ है और बार बार आप लोगों को इसके लिए आगाह कर रहे हैं और आगे आपकी मर्जी। तो आज ज्यादा समय न लेते हो, मेरे 1 घंटे से ज्यादा हो गया दोस्तों और समय का कुछ पता नहीं लगा, तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपको अभी 5 तरह की गुलामी और रह गई है, उसको हम बताएंगे और जैसे भी कल या परसों में जब भी टाइम मिलेगा तो जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। जितना हो, जितनी बातें मैं ये आपको और एक नोटिफिकेशन दे रहा हूं कि जितनी बातें मैंने आपको बताया है, मेरी बताई हुई बातों को 100% आंख मूंद कर विश्वास मत करना। आप अपने अनुसार खुद उसका आकलन करना, धरातल पर देखना कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको अपने आप नजर आने लग जाएगी, क्योंकि मेरा यहाँ लाइव में आकर के बोलने का ये उद्देश्य कतई नहीं कि मैं आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूं और मेरा ये भी उद्देश्य नहीं कि मैं किसी शासन प्रशासन या किसी सरकार के खिलाफ आपको भड़का रहा हूं। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो आपका अपना अधिकार है, आपका अपना मताधिकार है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी सिर्फ इतनी अपील है कि मैंने जितनी बातें आपको बताई है, इन बातों को आप जरूर रिसर्च करें, धरातल पे रिसर्च करें, जिससे आप सभी का विश्वास बढ़ सके। तो हमारे साथ जुड़े हुए भाई बाल किशन जी हैं, ये हमारे डेरे के प्रेमी भाई हैं और इनको भी, भाई साहब को भी हमारा राम राम नमस्कार और नारा परवान कर लें, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और दूसरे हमारे जुड़े हुए हैं सुदेश भदौरिया साहब तो हो गए ईद के चांद, हमें याद ही नहीं करते। आज आपने समय दिया, बहुत अच्छी बात है सर, आपको सादर नमन है। और भाई बलवंत सैली जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अगर बोलने में कुछ कम ज्यादा या आवेश में आके बोल गया हूं तो उस चीज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका एक छोटा भाई हूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बोलते बोलते कहीं और बोल जाते हैं, तो ये सब आपसे क्षमा का प्रार्थी हूं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट में मिलेंगे, जो 5 चीजें रह गई हैं इसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय हिंद।